नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। हाथरस मामले में अब सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है और ये मांग वो लोग कर रहे हैं जिन परिवारों ने हादसे में अपनों को खोया है। वहीं इस मामले में हाथरस पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बाबा के आश्रम से कुछ दस्तावेज भी लिए हैं। हालांकि खुद बाबा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाकर कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मामला संसद में उठाने का आश्वासन दिया। अब सूरजपाल उर्फ बाबा नारायण साकार हरी का तिलिस्म टूटने लगा है। बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग और जोर पकड़ने लगी है और ये उन मृतक लोगों के परिवार के लोग कह रहे हैं जो बाबा के भक्त थे और भगदड़ में जिनकी जान चली गई। नंबर तो बाबा में कमी है। बाबा ने सत्संग कराया तो देखने नहीं आए इसमें। और फिर दूसरा नंबर इन कमेटी वाले ने की गलती, कोई डंडा लाठी कोई बैरियर नहीं लगाया। अलीगढ़ के पिलखना गांव में राहुल गांधी छोटे लाल और अरविंद के परिवारों से मिले। छोटे लाल की 6 महीने की गर्भवती पत्नी मंजू देवी और 6 साल के बेटे रिंकू की मौत हो गई, जबकि अरविंद की 65 साल की मां प्रेमवती गुजर गईं। प्रेमवती के बेटे का कहना है कि बाबा ढोंगी है और उसे सजा मिले। हम तो मजदूर आदमी काम पर चले गए थे। हमने मना भी किया था, मम्मी आज मत जाओ, गर्मी पड़ रही है, लेकिन नहीं मानी, वो मानती नहीं थी। अच्छा। हम मना करते थे फिर भी वो जाती थी। इस महीने में 3-4 बार सत्संग उन्हें करना। हम निकल रहे तो एकदम भीड़ को रेल आओ तो भीड़ में एक खाई में भैया, तुम्हारे जैसे भैया वहाँ में खाई में गिर गए मोटरसाइकिल लेकर। तो मेरा गोड़ ही लग गया वहाँ में स्टैंड में, और मेरे जो आगे साइकिल को मोटरसाइकिल को हैंडल हो तो वो मेरे जहाँ अड़ गया। और ऊपर से बहनें मार रही और ऊपर से बहन मेरे ऊपर लगी। 2-2 बजे खत्म हुआ सत्संग। तो के बाद में जब उनकी गाड़ी गई ना, गाड़ी जाने के बाद में एकदम पब्लिक लेकर के पड़ती है अंदर से, तो एकदम रेला लगा कर भैया मुँह पता नहीं कि मेरे बच्चे अभी जा रेला में आ रहे। हाथरस में भी राहुल गांधी कई पीड़ित परिवारों से मिले। उनमें से एक 17 साल की लता का परिवार है। लता अपनी छोटी बहन के साथ सत्संग में गई थी। भगदड़ में लता की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन किसी तरह बच गई। मेरी बहन भीड़ में दब गई। मैं उसे बचा नहीं पाई, सिर्फ धूल के लिए, चरणों की धूल के लिए। अच्छा। रोड पे लोग भागते हैं। अच्छा। हमें इससे कोई मतलब नहीं था, हम तो अपने निकल के जा रहे थे, बिना बात को उस भीड़ में फंस गए। मेरी बेटी थी लता मनी, उसकी डेथ हुई थी। 18 साल की हो जाती 14 अगस्त को। अच्छा। पर उससे 18 साल उसने पूरी नहीं कर पाई। वो अच्छा। सत्संग में भीड़ में जाके वो फंस गई और दब के वो खत्म हो गई वहीं। तो मेरी बेटी ने बड़ा प्रयास किया उसको बचाने का, निकाल के। अच्छा। फिर भी वो सरकारी अस्पताल ले आई, सरकारी अस्पताल से फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ले आई। अच्छा। फिर वहाँ पे फ़ोन नहीं मिल रहे थे, बड़ा मुश्किल में फ़ोन मिला मेरा। तो मैंने पूछा तो बेटी बोली पापा यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, आप कुछ भी व्यवस्था करो, गाड़ी लेकर यहाँ पे आओ। हाथरस से मैं एम्बुलेंस लेके पहुँचा और सबसे पहला नंबर इमरजेंसी हॉस्पिटल में मेरी बेटी का ही था, 1 नंबर लता मनी। राहुल गांधी ने बाबा भोले के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए जल्दी मुआवजे और प्रशासनिक लापरवाही की बात की। कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है। हाथरस पुलिस ने अब तक बाबा के 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। बाबा के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही पूछताछ हुई है। इस बीच खबर है कि एफआईआर में मुख्य आरोपी बाबा का करीबी और 1 लाख का इनामी देव प्रकाश मधुकर सरेंडर कर सकता है। देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और एसटीएफ एसआईटी के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। पुलिस भोले बाबा का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। बाबा के खिलाफ अधिकतर पीड़ित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो बाबा की अंधभक्ति में अभी भी डूबे हुए हैं। यही वजह है कि बाबा की एक खास तबके में खास पकड़ है और शायद इसीलिए पुलिस सीधे तौर पर कार्रवाई करने से बच रही है। अब देखना होगा कि आगे मामले की जांच में क्या निकलता है और क्या कार्रवाई होती है। हाथरस और अलीगढ़ से अपने सहयोगी अदनान और कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में पिछले 2 हफ्तों में 10 पुल गिरने के बाद आखिरकार बिहार सरकार ने कार्रवाई की है। नीतीश सरकार ने 16 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। बिहार के सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज में पुलों के गिरने की ये घटनाएं सामने आई। एनडीटीवी ने अपनी पड़ताल में पाया है कि इन पुलों के गिरने का मुख्य कारण नदी की सफाई भी थी। जिस एजेंसी को नदी की सफाई करने और गाद हटाने का ठेका दिया गया था, उसने ये नहीं देखा कि वहाँ कोई पुल भी है और सीधे गाद, मिट्टी और बालू हटा दिया। पटना से मनीष कुमार दे रहे हैं जानकारी। बिहार सरकार ने जो निलंबन की कार्रवाई की है, ये कहीं न कहीं जनता के दबाव में और खासकर विपक्ष का जिस तरीके से पूरे नीतीश सरकार की आलोचना हो रही थी और अब डबल इंजन की सरकार बार बार कहकर ये कहा जा रहा था कि इसके बावजूद जो है ब्रिज हर दिन गिर रहे हैं और जो उसकी संख्या बढ़ रही थी, उससे कहीं न कहीं सरकार डिफेंसिव पर थी और सरकार को लगा कि जब तक वो कोई कार्रवाई नहीं करती है तब तक जनता के बीच में उसे जाने में दिक्कत होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ठेकेदारों को एक बार फिर से निर्माण कार्य देने के बाद निश्चित रूप से उनके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू करने से राज्य सरकार बच रही है और जहां तक इंजीनियरों का भी निलंबन की कार्रवाई है तो देर या सवेर उन्हें निलंबन मुक्त भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ किया है कि एक बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग हो या एमपी एमएलए लैड फंड से जो ब्रिज बनते हैं उसकी गुणवत्ता कहीं न कहीं उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। उसकी गुणवत्ता काफी निम्न कोटि का होता है, काफी घटिया होता है, जिसके कारण उसके भविष्य के बारे में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। दूसरी बात यह है कि जो अधिकारियों के द्वारा जो मॉनिटरिंग होना चाहिए, खासकर जब बाढ़ का समय आए, उसमें भी कोई ना कोई कमी है, जिसके कारण इस तरीके से एक के बाद एक कई सारे ब्रिज टूटे हैं। हालांकि अब बिहार सरकार का कहना है कि न केवल मॉनिटरिंग वो पुल के निर्माण के समय, लेकिन पुल के उद्घाटन होने के बाद भी अब मॉनिटरिंग को और अधिक सख्त किया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि राज्य सरकार अपनी कथनी पर कितने दिन तक या अपने जो दावे कर रही है उस पर कितना कायम रह पाती है। ब्रिटेन के आम चुनावों में लेबर पार्टी ने जबरदस्त जीत के साथ 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए हुए चुनाव में से लेबर पार्टी ने 412 पर जीत दर्ज की, जबकि सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की ही जरूरत थी। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी 120 सीटों पर ही सिमट गई। पिछले 200 साल में ये कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे बड़ी हार है। हार के साथ भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले भाषण में कहा है कि नेताओं और लोगों के बीच की खाई से जनता की उम्मीद खो गई थी। अब रीसेट का समय आ गया है। हालांकि हालात को बदलने में समय लगेगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने विदाई भाषण में ऋषि सुनक ने बीते कई दशकों में पार्टी के सबसे खराब प्रदर्शन के लिए माफी मांगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नए प्रधानमंत्री स्टारमर की सफलताओं को पूरा देश साझा करेगा। T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के विक्ट्री परेड को देखने मुंबई के मरीन ड्राइव पर जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए, वो ऐतिहासिक और अद्भुत था। लेकिन अनुमान से कहीं अधिक संख्या में आई भीड़ ने मुंबई पुलिस के भी हाथ पांव फुला दिए थे। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन सवाल तो खड़ा हो गया है, क्या इस तरह से लोगों को बुलाकर जोखिम लेना उचित है?
टीम इंडिया के स्वागत के लिए मरीन ड्राइव पर उमड़ा जन सैलाब अद्भुत और ऐतिहासिक था। लेकिन इस सैलाब में सब कुछ थम गया। लोग जहां थे वहीं फंसे रह गए। खुद मुख्यमंत्री को पुलिस आयुक्त को फोन कर व्यवस्था चुस्त करने की हिदायत देनी पड़ी। पुलिस को भी अपील करनी पड़ी कि और लोग मरीन ड्राइव पर न आए। चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर भी लोगों से मरीन ड्राइव न जाने की अपील की जाने लगी। लेकिन उत्साह ऐसा था कि लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। सब पर बस अपने प्यारे क्रिकेट सितारों की एक झलक देखने की धुन सवार थी। नतीजा, विक्ट्री बस गुजरने के बाद भारी अफरा तफरी हुई। मैं भी बस के पीछे ही आ रहा था बस। हाँ, चप्पल गया, मेरा हेडफोन्स गया, वाटर बॉटल गया। मेरा तो इतना गया, काफी लोगों का मोबाइल गया, लड़कियों का हैंडबैग गया। अनुमान से कहीं अधिक आई भीड़ को काबू करना पुलिस के भी बस में नहीं था। कुछ के दम घुटने लगे तो कुछ को चोट आई। ऐसे में एक शोरूम के कर्मचारियों ने मदद कर कईयों की जान बचाई। टीम इंडिया की बस यहाँ से पास ऑन हुई और जब लोग अपने अपने घर जाने के लिए लौट रहे थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कियोस हो गया और भगदड़ ऐसी मची कि लोग गिर रहे थे और कोई उस देखने को नहीं था और लोग गिर रहे थे, लोग उस पर चढ़ कर जा रहे थे और हम लोग इस वक्त यहीं खड़े थे और हम लोगों ने लोगों को निकाला है वो भीड़ में से। तकरीबन 20 से 25 लोग जो हमारे सामने थे जो अनकॉन्शियस हो गए थे, उन लोगों को हम लोग निकाल कर अपनी शॉप में लेकर आए और उन लोगों को जैसे भी फर्स्ट एड दिया हम लोगों ने। और अब फिर भीड़ में से हम लोगों ने आवाज़ दे के डॉक्टर लोगों को अगर भीड़ में से बुलाया और फर्स्ट एड दिया उन लोगों को। उसमें से 4-5 लोग ऐसे थे जो क्रिटिकल फ्रैक्चर्स हो गए थे, जिनके पैर टूट गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हमारे कार्टन से जैसे भी फर्स्ट एड किया और फिर पुलिस की मदद ली और मोबाइल बुलाकर उनको तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल, जीटी हॉस्पिटल्स और जेजे हॉस्पिटल पहुंचाया जैसे फर्स्ट एड देकर। जानकारी के मुताबिक बेहोश होने और जमीन पर गिरने वाले 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 7 को रात में ही प्राथमिक उपचार कर घर जाने दिया गया। भारी भीड़ से अफरा तफरी में लोगों के फोन और कीमती सामान भी गायब हो गए। मरीन ड्राइव पुलिस थाने में 60 से अधिक मोबाइल फोन चोरी की शिकायतें मिली। लोग बोले थे 6 बजे आएंगे, करीब 6-5 बजे, मगर 8-9 बज गया। तो घर पे निकलते वक्त जैसे निकल रहा था तभी उन लोग आए। तो बहुत भीड़ में सब लोग धक्का दे गए तो फ़ोन नीचे गिरा, कोई उठा लिया, कुछ पता नहीं। मगर गिरा पता चला नहीं। बाहर जैसे निकला, भीड़ से बाहर निकला तब चेक किया, फ़ोन नहीं था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। चप्पल जूते तो पूरे मरीन ड्राइव पर बिखरे पड़े थे, जो वहाँ के डरावने हालात को बयां कर रहे थे। बीएमसी के मुताबिक उनके 100 कर्मचारियों ने 5 जीप भर कर जूते चप्पल जमा किए। गनीमत बस यही रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। T20 वर्ल्ड कप की जीत बड़ी है और उसका जश्न मनाना भी बनता है, लेकिन किस कीमत पर? सवाल है, क्या इस तरह से सोशल मीडिया पर अपील कर लोगों को बुलाना उचित है? पहली बात ऐसी है कि बीसीसीआई आह्वान किया तो बीसीसीआई और पुलिस इनका कोऑर्डिनेशन था कि नहीं। राज्य सरकार जो जानती है कि इतने बड़े तादाद में यहाँ एक तो सेशन भी शुरू है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने वो मर्यादा क्षेत्र में रखा। हम आज भी उसके विटनेस है, आप लोग नहीं होंगे। 1971 में जब अजीत पाडेकर साहब लंदन में जीत के आए थे तो वहां से एयरपोर्ट से लेकर ब्रेबॉर्न स्टेडियम तक बारात निकली थी, समझो लाखों लोग रास्ते में खड़े थे। उस तरह से अगर वहां रहता तो इतनी भीड़ यहाँ नहीं जमती, बराबर रास्ते में भीड़ रहती थी। तो उसका प्लानिंग ही नहीं किया ना। खासतौर पे हाथरस की घटना भी हाल ही में हुई है। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए इतनी ज़्यादा भीड़ एक जगह पे इकट्ठी ना हो, वो इंश्योर करना ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने आह्वान किया था इस तरह की ओपन परेड का, और पुलिस के लिए या और प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसको कंट्रोल किया जाए ताकि लोग इतने सारे एक जगह पे जमा ना हो। ऊपर से बारिश का समय, फिर लोगों के ऑफिस से छूटने का समय, ये सारी चीज़ें क्लैश होने वाली थी। तो मेरा ये बड़ा क्लियर ओपिनियन है इसके बारे में कि इस तरह के आह्वान नहीं करने चाहिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनका अनुमान था कि 80,000 के करीब लोग आएंगे और उनमें से भी 40,000 स्टेडियम में चले जाएंगे, लेकिन आए 5 लाख के करीब। हालांकि मुंबई पुलिस आयुक्त ने ट्वीट कर भीड़ मैनेजमेंट के लिए अपने पुलिस अफसरों और जवानों की तारीफ की है। मरीन ड्राइव पर टीम इंडिया के स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ ऐतिहासिक थी, लेकिन वहां बिखरे हजारों जूता चप्पल बता रहे थे कि कल किस तरह का पागलपन था। ईश्वर की कृपा रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। उम्मीद है आयोजक, सरकार और लोग सबक लेकर आगे से सावधानी बरतेंगे। मुंबई से अपने सहयोगी पारस जामा और कैमरामैन सुनील और महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। सवाल है, क्या लेबर पार्टी की जीत से भारत ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे? आपको बता दें, जिस तरह से ब्रिटेन में चुनाव में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो गई है और कियर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली है। लेबर पार्टी बहुमत के साथ 14 साल बाद सत्ता में वापस आ रही है। तो ये सवाल है, क्या लेबर पार्टी के साथ भारत ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे?